चलिए ओके, एवरीवन इज एबल टू हियर मी? क्या ऑनलाइन के सभी बच्चे सुन पा रहे हैं सब? बताइए जल्दी से। यस, ओके, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं अपन। जस्ट मिनट। हाँ, ठीक है। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा सेट कर ले अपन। चलो, तो लास्ट क्लास में हमारा पोलराइजेशन पूरा हुआ था, जितना मुझे याद है ना? तो आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ नहीं आया, क्या आया बताओ? व्हाट इज पोलराइजेशन? कुछ अगर पोलराइजेशन में समस्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, बताओ। याद करने का टॉपिक है, अधिकतर चीजें उसमें थ्योरेटिकल है ना? तो बताओ जल्दी से। अंकित, थोड़े दिन बाद आए हो क्या आप? रिवोर्स चल रहे थे? ठीक है, अब चल ही रहे, अच्छा। ठीक है, अच्छा, टर्म वन भी सबका आने वाला है अब, है ना? क्या? टर्म वन सीबीएसई बोर्ड सबका एक साथ ही होगा ना? वो कब से? ये 16 प्रैक्टिकल्स, अच्छा। माइनर क्या है वो? अच्छा, तो ये क्यों ले लेते हो ऐसी चीजें? अच्छा, हाँ, तो पी रहता है ना एक। हाँ, तो पी ले लो ना बस, बाकी क्यों लेते हो? तो इंग्लिश इंग्लिश नहीं ली? तो हाँ, तो पांच पांच ही लेना रहता है ना, कंपल्शन तो। नहीं, एक्चुअली देखो, लेना फॉर्मली पांच ही रहते ना, है ना? मतलब तीन तो पीसीएम हो जाएगा आपका, और एक इंग्लिश करते बच्चे और एक पी करते, है ना? अरे, क्या? इंग्लिश कंपलसरी और एक पी ले लो, है ना? हाँ, पढ़ना नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। तो इसके अलावा करते ही क्यों कुछ हो तुम? अरे यार, तो ये कैसे स्कूल वाले बच्चों को सिलेक्ट नहीं होने का आइडिया? चलो, ठीक है, वो तो चलता रहेगा, अपनी बातें ये सब, है ना? तो आपका उससे पहले तो अपन अपना आखिरी टॉपिक बचा है, देखो। जो सीबीएसई का सिलेबस है, उस हिसाब से तो अपना आखिरी टॉपिक बचा है सेमीकंडक्टर। और सीबीएसई का सिलेबस जो है ना, वो भी बहुत कम कर चुके हैं इस टॉपिक का, वो, है ना? इस टॉपिक का सिलेबस बहुत कम कर चुके हैं। ठीक है। हम जो थोड़ा थोड़ा लॉजिक गेट वगैरह, ट्रांजिस्टर्स वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ये सब वो हटा चुके हैं, है ना? जैसे इस साल की आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखोगे, तो उसमें आपको थोड़ा सिलेबस कम मिलेगा। और थोड़ा प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी उठा के देखोगे 2-3 साल पहले की, तो उसमें आपको ज्यादा सिलेबस मिलेगा। ठीक है। हम थोड़ा जेई मेंस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, क्लियर? मतलब बोर्ड्स के हिसाब से तो अपना 1-2-3 लेक्चर में सब खत्म होने वाला है। ठीक। हाँ, और जो एमपी बोर्ड में है, एमपी बोर्ड भी सीबीएसई फॉलो करती है, तो मतलब ऐसा कुछ वेरिएशन नहीं है। एमपी बोर्ड में मुझे ऐसा पता है कि एनसीईआरटी की यहाँ पे यूज करते हैं सब, है ना? पूरा सेम ही सब कुछ यूज करते हैं। ठीक। एमपी बोर्ड का। हाँ, सीबीएसई एमपी बोर्ड का कुछ नहीं आया ना अभी तो। टर्म वन जैसा कुछ तो है नहीं तुम्हारा, है ना? सिर्फ फेब में जो होती थी वैसी कुछ होने वाली। टोटल एक ही एग्जाम होगी। हाँ, ठीक है, जब मजे करो जब तक करते, है ना? चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोलराइजेशन में किसी को कुछ भी पूछना हो तो बताइए। बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट हो, बिगिनर बॉक्स निकाल लीजिए, पोलराइजेशन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, कैल्साइट क्रिस्टल बताया था ना पिछली क्लास में, निकोल प्रिज्म एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें बाय रेफ्रिजरेंस की प्रॉपर्टी है, मतलब कि लाइट वेव के अलग अलग डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस को म्यू अलग मिलता है। कैल्साइट क्रिस्टल में भी वही होता है। तो कैल्साइट क्रिस्टल का है ना, म्यू दो तरह का होता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग डायरेक्शन के ऑसिलेशंस को अलग अलग म्यू मिलता है, तो दो दो इमेज बनती है एक ही ऑब्जेक्ट की, है ना? अब आप कैल्साइट क्रिस्टल घुमाओगे, तो एक जो सीधी लाइट आएगी वो तो सीधी आ जाएगी,
बाकी अलग अलग पॉइंट्स पे इमेज बनने की वजह से आपको एक के अबाउट दूसरी इमेज घूमते दिखेगी, है ना। एक इमेज तो फिक्स, आप जिस एंगल पे देख रहे हो, जो सीधी लाइट आ रही है आपके आंखों में, उस एंगल पे एक फिक्स इमेज दिखेगी और दूसरी उसके बाद घूमते दिख जाएगी। ठीक है, चलो तो कैल्साइट क्रिस्टल वाला एक क्वेश्चन जो था आपके बिगनर बॉक्स में वो आपको क्लियर है। और कुछ बिगनर बॉक्स कराए कि नहीं? तो और बताओ, बिगनर बॉक्स में और कोई डाउट? कौन से डाउट्स बताओ, और पढ़ो। विच वन ऑफ द, हाँ तो दिमाग लगाओ, कौन सी वेव पोलराइज नहीं कर सकते? पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए होता है, लॉन्जिट्यूडनल के लिए नहीं होता है। तो बस हो गया क्वेश्चन। अगला, एक्सरे पढ़ चुके पूरा चैप्टर अपन, अब मैं कुछ नहीं इसके बारे में कमेंट करूंगा। ठीक है, सर्च करो कैसी वेव होती क्या है, एक्सरे के बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो और बताओ, पढ़ो। अभी जस्ट बात करी कैल्साइट क्रिस्टल जो होता है उसमें बाय रेफ्रिजरेंस की प्रॉपर्टी है, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग म्यू ऑफर करता है, मतलब एक ही मटेरियल के दो तरह के म्यू है, तो दो इमेजेस क्रिएट करता है वो। तो आप जब उसको घुमाओगे तो एक के अबाउट दूसरे इमेज घूमते दिखेगी। ठीक है, चलो और बताओ। हाँ, क्या कुछ बोल? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बी, दिस रिड्यूस लार्ज, लार्ज मतलब वो रिफ्लेक्शंस को बोलना चाह रहे होंगे, है ना, रिफ्लेक्शंस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शंस ग्लेयरिंग वगैरह होती है ना, हाँ वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए। और क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे पोलराइज होती है ना, अपन ने पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन से लाइट रे पोलराइज हो जाती है। तो अगर पोलराइजिंग एंगल पे लाइट नहीं आती है तो भी पार्शियली पोलराइज तो होती ही है। ठीक है, तो पार्शियल पोलराइज लाइट भी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी जब आपको पोलराइज क्लासेस से देखोगे, इसलिए। ठीक है, चलो और पढ़ो ना। हाँ हाँ, तो प्लेन पोलराइज लाइट को एक पोलराइजर से पास करा जा रहा है और पोलराइजर को घुमाया जा रहा है, तो क्या होगा ये आपको सोचना है। अगर इन जो लाइट का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है और पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस सेम है, तो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी जाएगी, और 90 डिग्री पे रखोगे तो मिनिमम जाएगी। तो आप इसे देख सकते हो। और मैंने आपको कुछ वीडियो शेयर करे थे पिछली क्लास में, मैंने आपको एक एस सी वर्मा के एक्सपेरिमेंट्स कुछ शेयर करे थे, है ना, तो अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें ये करा है, देखा था क्या? हाँ, कोई बात नहीं, देखा था। ठीक है, तो उसमें यही एक्सपेरिमेंट करा है कि एक पोलराइज लाइट से पोलराइजर के आगे रख दिया तो क्या हो रहा है घुमाने पे, वो करा है उसमें एक्सपेरिमेंट। इंटेंसिटी अभी, मतलब अगर पोलराइजेशन जो तेरा पोलराइड है, पोलराइड का ट्रांसमिशन एक्सिस और इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर है, तो ये पोलराइड कुछ भी लाइट को अलाउ ही नहीं करेगा ना। हमने पढ़ा था ना, आई आउट इक्वल टू आई इन कॉस पर थीटा होता है, और थीटा 0 से 360 चेंज हो रहा है, तो आई आउटपुट कैसे चेंज होगा तुम देख सकते हो। ठीक है, 10 का डी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ट्वाइस मैक्सिमम ट्वाइस जीरो। अभी क्या बोला मैंने, अभी जो बोला वो इसका आंसर है। क्या बोला मैंने? अरे यार, अभी मैंने क्या बोला कि इंटेंसिटी आउटपुट जो होती है पोलराइड के बाद, जब लाइट पास होती है तो इनपुट इंटू कॉस पर थीटा होती है ना। अभी थीटा तेरा 0 से 360 तो बदल रहा है। ठीक है, अब बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अब गणित है इसके आगे, जो भी ये गणित है, ठीक है, इसके आगे गणित लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, थाली में परोस के मैं कुछ नहीं दूंगा, दिमाग चलाओ। क्वेश्चन 14, 11 में डाउट है क्या? हाँ, 11th number question, when an unpolarized light of intensity I naught is incident on polarizing sheet, the intensity of light which does not get transmitted is, क्वेश्चन नंबर 11 है, when unpolarized light of intensity I naught, नॉन पोलराइज लाइट आ रही है वो पोलराइजर से पास हो रही है,
तो कितनी इंटेंसिटी पास नहीं हो पाती है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ये डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो हाँ, इंग्लिश में लिखा है वो, चाइनीज तो नहीं है। चलो और 13, 13 तेरा भी है 13। 13 number question. Two polarized are placed in the path of unpolarized beam of intensity I naught. Unpolarized light intensity I naught की आ रही है। Two polarized are placed in its path. कितने पोलराइड रखे? दो। तो दो पोलराइड से आपके पास कैसे रखा उनको? एक नॉन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है उसके पास में रख दिया। ठीक है, तो पहले से पास होने के बाद इंटेंसिटी कितनी बचेगी? अब आगे, और इसका मान लीजिए ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन वाली बचेगी। अब क्या बोल रहे हैं आगे वो लोग? A third polaroid whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of the first polaroid is placed between these two polaroid। और अच्छा, पहले जो रखे थे वो ऐसे रखे कि कोई लाइट इनसे अलाउ नहीं हो रही है। पहले जो दो पोलराइड रखे थे ना उन्होंने, वो ऐसे रखे कि उनसे मिलकर बाहर कोई लाइट नहीं आ रही। तो यहाँ कोई लाइट नहीं आए, इसका मतलब दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे होंगे? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, है ना। इससे निकलने के बाद जो लाइट होगी उसमें केवल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन बचेंगे, लेकिन ये वर्टिकल को अलाउ ही नहीं कर रही है। तो इससे कोई भी लाइट आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन को तो ये पोलराइड पास ही नहीं कर रहा। तो ऐसा पहले क्वेश्चन में बोला है कि दो पोलराइड ऐसे रखे हैं कि दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस कैसे थे? 90 डिग्री पे थे, तभी इनसे फिर फाइनली कोई लाइट मिली नहीं आपको। अब क्या करा है क्वेश्चन में? एक तीसरा पोलराइड इनके बीच में डाल दिया, और वो तीसरा पोलराइड इस तरह से डाला है कि पहले के ट्रांसमिशन एक्सिस से इसके ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल कितना है? थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा कंपोनेंट अलाउ होगा ना, या यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो कॉस स्क्वायर थीटा टाइम आएगी ना, इनपुट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आ रही है, उसका इसके ट्रांसमिशन एक्सिस से एंगल क्या हो जाएगा? तो इस इनपुट इंटेंसिटी का साइन स्क्वायर थीटा कंपोनेंट इधर से अलाउ होगा। क्या? इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जब पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पे अलाउ होगा, और फिर इससे यहाँ पर 90 माइनस थीटा एंगल है ट्रांसमिशन एक्सिस का, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 माइनस थीटा कंपोनेंट अलाउ होगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटेंसिटी आएगी, है ना। ऑलरेडी पोलराइज लाइट जो है उसको एक पोलराइजर से पास कर रहे हैं, तो पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस और लाइट के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन का जो एंगल है वो देखकर उसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम इंटेंसिटी आती है। अब 90 माइनस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है क्या? जरूरी तो हूँ। चलो, हो गया 13। और कोई डाउट? 14 नहीं है, 15 है। 14 है, 14 डाउट है। डायग्राम समझना ही नहीं है उसको, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, पूछा क्या है वो समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। फिगर रिप्रेजेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं अपन। फिगर रिप्रेजेंट्स अ ग्लास प्लेट विच इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। कोई टेबल पे ग्लास प्लेट रखी है, ठीक है। A beam of unpolarized light falling on its surface at polarizing angle of 57 degree। तो पोलराइजिंग एंगल पे लाइट आ रही है, ठीक है। फिर क्या बोला है? The electric vector in the reflected light on the screen S will vibrate with respect to the plane of incidence in। प्लेन ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्टेड लाइट में कौन से एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बचेंगे, ऐसा पूछ रहे हो। क्या पूछा है? द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर इन रिफ्लेक्टेड लाइट, electric vector in reflected light on the screen as will vibrate with respect to plane of incidence in। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर किस प्लेन में वाइब्रेट करेंगे ये पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में किस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्या पढ़ा था इसके बारे में अपन ने? परपेंडिकुलर बचते,
रिफ्लेक्टेड लाइट में परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट बचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जब पोलराइजेशन होता है। जब मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है, जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर पोलराइज होती है तो इंसिडेंट प्लेन जो रहता है ना उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ये पढ़ा था। रिफ्लेक्शन का हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। सुनो, परपेंडिकुलर डॉट वाले बताए थे मैंने, डॉट दिखाया था ना सिर्फ। डॉट क्या था, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर था ना। ये प्लेन के परपेंडिकुलर था ना कि इंसिडेंट्स, इंसिडेंट लाइट ये रही मान लो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट थे, एक तो ये डॉट जो इस इंसिडेंस प्लेन के परपेंडिकुलर है और दूसरा ये जो लाइट के परपेंडिकुलर है और प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में कौन से वाले कंपोनेंट बचते हैं, तो डॉट वाले किस इंसिडेंस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है ना। प्लेन ऑफ इंसिडेंस से बोर्ड का प्लेन हुआ ना जिसमें इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन से कंपोनेंट है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, यही बताया था, कुछ और बताया था। तो फिर यही तो बताया था मैंने। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब आंसर क्या हो गया, वर्टिकल, है ना। विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होना चाहिए, खत्म बात। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट 15 नंबर, light is polarized to maximum when its incidence angle on glass surface at an angle of incidence is, ग्लास पे किस एंगल पे लाइट टकराएगी जिससे रिफ्लेक्टेड लाइट मैक्सिमम पोलराइज होगी, तो ब्रूस्टर एंगल पे आना चाहिए, पोलराइजिंग एंगल पे आना चाहिए। अब वो कैसे निकालोगे, तो ग्लास का म्यू पता है आपको 1.5, पता है ना म्यू, तो हो गया tan इनवर्स 1.5। ठीक, 16, in the propagation of electromagnetic wave the angle between direction of propagation and plane of polarization is 0। जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करती है उसी में तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है 0। क्या क्वेश्चन है, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है वही प्लेन ऑफ पोलराइजेशन देता है। जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है उसी का प्लेन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है। जैसे लाइट प्रोपोगेट कर रही है, लाइट कैसे प्रोपोगेट कर रही है पहले ये पता होना चाहिए ना। लाइट इधर वर्टिकल जा रही है कि ऐसे जा रही है कि ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ पता होगा मुझे, उस हिसाब से मैं आंसर दूंगा। जो भी लाइट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो वाला प्लेन जो है दैट प्लेन इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, है ना। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर वाला। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जिस तरफ है उसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर है वो तो बताओ, तो मैं बताऊंगा उसके परपेंडिकुलर। अब ऐसी, ठीक, चलो तो ये हो गया 16। फिर आखिरी 20 पूछा है, टू इक्वल प्रिज्म आर फर्स्ट क्रॉस्ड, फर्स्ट क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन एक्सिस होंगे, एंड देन वन ऑफ देम इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री, तो परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट जो ट्रांसमिट होगी, तो पहले दोनों को क्रॉस करा है मतलब दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब उनमें से एक को 60 डिग्री से रोटेट करा, तो अब इनके ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल क्या बचेगा, 30। तो पहले से जब लाइट पास होके आएगी तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी और दूसरे से पास होगी तो कॉस स्क्वायर 30 टाइम हो जाएगी। समझ में आया? पहले से जब लाइट पास हुई तो दो निकोल प्रिज्म है मतलब दो पोलराइड समझ लो आप, दो पोलराइड एक दूसरे से पहले परपेंडिकुलर रखे, क्रॉस मतलब उनके ट्रांसमिशन एक्सिस जो है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे वैसे नहीं जो जो देखो ऐसे पेज दिखेंगे, ऐसे देखो दो दो कॉपी एक दूसरे के पैरेलल रखी है ऐसा लगेगा, दो कॉपी एक दूसरे के पैरेलल है ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन हर हर एक पतली सी जो पोलराइजेशन की शीट है ना उसका एक ट्रांसमिशन एक्सिस होता है, एंड दैट ट्रांसमिशन एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है। क्रॉस का मतलब होगा कि दोनों से मिलकर अब कोई लाइट पास नहीं होती। ठीक है, ऐसे पहले रखे हुए थे निकोल प्रिज्म, अब उनमें से एक को क्या कर दिया, थीटा एंगल घुमा दिया। ये बता तो रहा हूँ मैं।
तुम मजे लेना चाह रहे हो मेरे, क्या कर रहे हो, तो क्या है मतलब? किसी अभी जो भी बोला मैंने समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो अपन क्लास के बाद बात करें। ठीक। हाँ, चलो। मतलब अभी समझ नहीं आया था क्या? निकोल प्रिज्मा इज लाइक पोलराइजिंग शीट्स। पोलराइजेशन करने वाली पोलराइजिंग शीट जैसा काम करते हैं। दे आर लाइक ग्लास प्लेन विच मेक्स लाइट पोलराइज। ठीक है। निकोल प्रिज्मा को आप ऐसा मान सकते हो कि वो पोलराइजर सी है। पोलराइजर दिखने में कैसे होते हैं? अब कोई भी ग्लास उठा के, ग्लास का कोई भी टुकड़ा, जो खिड़की दिख रही है ना, खिड़की में जो कांच लगा है, ये भी पोलराइजेशन जैसा कर सकता है। आपने 3D मूवी देखी है? 3D मूवी के अंदर जो ग्लासेस बनाते हैं आपको, उसमें पतला से जो फाइबर जैसा कुछ लगा रहता है ना, प्लास्टिक की शीट जो होती है, वो पोलराइजिंग शीट हो सकती है। कोई भी पतली सी प्लास्टिक की पन्नी जो ट्रांसपेरेंट है, वो हो सकती है कि पोलराइजेशन का काम कर रही हो, उसको पोलराइजर बोल देंगे। तो देखने में हमको कोई फर्क नहीं दिखता पोलराइजेशन वाली शीट में। ठीक है। तो आपके पास दो पोलराइजिंग शीट्स है। तो आपके पास प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट्स है। उन ट्रांसपेरेंट शीट्स को पहले ऐसे रखा था कि एक दूसरे के कैसे है वो, उनका ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट दे आर प्लेस सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब इनसे लाइट जब बाहर जा रही है तो बाहर नहीं जा पा रही, मतलब जीरो इंटेंसिटी लाइट की बाहर जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो एक दूसरे के ट्रांसमिशन एक्सिस को परपेंडिकुलरली रखकर अपने प्लेस करेगा। वो नहीं पता, दिखता नहीं हमको, है ना, वो हमको दिखता नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो उसका एक ट्रांसमिशन एक्सिस होता है, अपन ने जो पढ़ा है यहाँ पर, उसके अंदर कैसा भी हो सकता है। तो उसको जैसे घुमा के रखेगा वैसा ट्रांसमिशन एक्सिस हो सकता है ना। उसमें मार्क नहीं देता है ना लिखता है, हमको दिखता है। ठीक है। चलो, ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए क्योंकि वीडियो नहीं देखा। अगर वो वीडियो देखा होता ना, तो जो इमेजिनेशन करने पड़ रहा है वो दिख जाता सामने आपको, आप फील कर पाते ज्यादा। अगर वीडियो देखा होता, आपने वहाँ एक्सपेरिमेंट देखे हुए होते तो आपको ज्यादा समझ में आता। ठीक है। चलो, तो वो वीडियो देखना चाहिए थे। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। और कुछ हो गए? अब बाकी सब बच्चों से भी मैं अर्ज करूंगा कि पोलराइजेशन थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको अगर आप वो एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो देखोगे तो। ठीक है। चलो, तो प्लीज देखिएगा, है ना। ओके। अब आ जाओ सब, ऑनलाइन के बच्चे है। 13 15 समर्थ हो गए क्वेश्चन, ये तो सब डाउट हो गए क्या अपने? कोई डाउट बच रहा हो ऑनलाइन में, किसी का कुछ पूछना चाहते हैं बताइए जल्दी से। समर्थ तो बोल रहा है हो गए, वेरी गुड। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर पे आते हैं। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस करना थी हमको, हाँ। चलो, एक्सरसाइज के फटाफट फिर क्वेश्चन बताओ। मैंने सॉल्यूशन भेजे थे आपको, है ना। वेरी गुड। चलो, 1 to 10 पहले क्या क्या डाउट है बताओ जल्दी से। एक्सरसाइज 1 ऑफ वे ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, तो इसमें क्या डाउट है बताओ। 10। एनी अदर? ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 10? चलो, कोई डाउट नहीं, ठीक है, वेरी गुड। नो डाउट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 किस किस से डाउट है? एनी अदर? चलो, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन पढ़ो। उसी प्लेन में पॉइंट्स है और उसी प्लेन में आपसे पूछा है उन पॉइंट्स का लोकस जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उसी प्लेन में। मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस को एन लेमडा करना है। दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस एन लेमडा, कांस्टेंट पे पार्ट डिफरेंस करना है। हाइपर बोला, है ना। दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, तो मैथ्स में पढ़ा है आपको, हाइपर डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो तो ही लिख होता है। ठीक, आगे। अब ज्यादा गणित की चीज गणित में, हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में इतने डाउट थे, मतलब सबके हो गए, है ना। अब 10 to 20, 17, और कुछ? 17, एनी अदर? 18?
और कुछ? बस। चलो क्वेश्चन नंबर 17, पहले तो बताओ इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा है। किसका डाउट है, बताओ सॉल्यूशन में क्या लिखा है। नहीं, मैंने जो इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को भेजे ना, उसमें क्या लिखा है? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा है, मैं पूछना चाह रहा हूँ इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा है। 17 क्वेश्चन में दिया है, इन अ वाइड एसी विद टू आइडेंटिकल स्लिट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट। वाइड एसी विद टू आइडेंटिकल स्लिट्स, व्हेन वन slit, upper slit is covered with a thin, perfectly transparent sheet of mica, the intensity at the center of the screen reduces to 75% of initial value. तो जब आप कुछ लगाते नहीं हो तो सेंटर पे तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन आपने थिन फिल्म लगा दी है किसी एक स्लिट के आगे, तो अब सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, जो सेंटर पॉइंट है वहां इंटेंसिटी अब क्या हो गई, 75% हो गई, मतलब 3/4 हो गई। तो 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वहां पर फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए वो अपन निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन होती थी आई नॉट कॉस स्क्वायर, पाई को अपन एक काम करो ना वाई के टर्म में लिख लो, वो पार्ट डिफरेंस के टर्म में लिखो, 2 पाई बाय लैम्डा बाय 2 करते थे तो पाई/2 का ये हो जाएगा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स थिन फिल्म की वजह से क्या होता था, थिन फिल्म की वजह से पार्ट डिफरेंस क्या होता था, u-1 × t। एक थिन फिल्म लगाने से पार्ट डिफरेंस इतना आता है ना, तो इस क्वेश्चन में थिन फिल्म की वजह से पार्ट डिफरेंस है ना, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, अच्छा आपसे तो फेज डिफरेंस पूछा गया है, पार्ट डिफरेंस पूछा ही नहीं गया है, तो फेज डिफरेंस के लिए तो फेज डिफरेंस बाय 2 कर लो इसको बस, तो अब मिल जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, जो सही है देखो, जो गलत है देखो, जो सही है देखो, जो गलत है देखो, ऑप्शन में से जो सही है देखो, गलत है। लैंग्वेज पढ़, क्या लिखा है लास्ट में। 17 चल रहा है ना अपना। हाँ, हाँ बोलो। लैंग्वेज आखिरी में पढ़। हाँ, इनमें से जो ऑप्शंस है ना उनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है ये पूछा आपसे, है ना। और आप बोल रहे हैं आपके मल्टीपल आंसर आए, तो वो इसलिए आया ना क्योंकि एक कोई इनमें गलत है बाकी सब सही है, तो आपके आंसर्स में जो इनमें से नहीं है ना वो सही हो गया। ये आखिरी चीज समझ में आई, बस तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने भी निकाले बहुत सारे आंसर आ रहे हैं आपके, तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे पॉसिबल आंसर है, और आपसे पूछा ये नहीं किया कि कौन सा सही है, आपसे क्या पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो दिए गए उसमें से कौन सा सही मैच नहीं हो रहा है तो आपको इजीली दिख जाएगा, क्लियर, ठीक। हुआ कि नहीं क्लियर, बोलो जल्दी। अभी ये क्या करा था मैंने, क्या चाह रहे हो आप, फिर से बोलो। ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी थी, समझ में आया, वेरी गुड, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने हमको जो फेज डिफरेंस की वैल्यू पूछी है वो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, वेरी गुड। अब कौन सा फेज डिफरेंस गलत है ऑप्शन में से, तो हमारे जो जो फेज डिफरेंस आए वो हमको पता चल जाएंगे, और ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा इनमें से नहीं है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा दिया, आप क्यों देख रहे हो उसको, उसके बिना ही आंसर निकल जा रहा है, उसके बिना ही आंसर निकल जा रहा है ना, ठीक है। चलो, अब क्लियर है क्या। मैंने जो बोला वो समझ में आया, मैंने क्या बोला फिर से बताओ। क्या बोला मैंने,
देख 4 आंसर है वहां पे, 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या ढूंढना है हमको, गलत वाला ढूंढना है। ठीक है, आप बोल रहे हो आपके बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, यस आपके बहुत सारे आंसर आएंगे, और जो आपके आंसर है उनमें से ऑप्शंस में जो नहीं है ना, तो सही हो जाएगा। जो सही नहीं है वो चूज करना है। ठीक है, आपके बहुत सारे आंसर्स आएंगे, तो हाँ बहुत सारे होना चाहिए थे इसके अंदर आंसर्स, और आपने जो आंसर्स निकाले उसमें से कुछ आपको ऑप्शन में दिखेंगे, ऑप्शन का कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है, वो आपको ढूंढना है। ठीक, अब क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड, चलो अब आगे बढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, वेरी गुड, है ना, ओके। और ये था 17, इसके बाद 18 पूछा गया मेरे से। तो 18 में बोला है सिंगल स्लिट ऑफ विथ डी इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ लेमडा। तो एक लेमडा वेवलेंथ की लाइट की बीम है, उसके पाथ में एक स्लिट लगा दी है जिसकी विड्थ डी है। तो कुछ डिफ्रेक्शन जैसा कुछ लग रहा है आपको, सिंगल स्लिट रख है ना। द एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑब्टेन्ड इज, द एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑब्टेन्ड इज पास। ठीक, चलो 20 तक और कोई डाउट? पक्का? 20 तक और कोई डाउट नहीं है? ठीक, 21 से 30 तक, 21 से 30 मैंने पास की बोला, समझ में आ गया ना? पक्का? हाँ, वेरी गुड, चलो 21 से 30 तक बताओ। 32, एनी अदर? और कुछ डाउट किसी का 30 तक, अप टू 30? ठीक है, 40 तक, 37। कई सारे बच्चे क्लास में दिख रहे जो पूछ नहीं रहे, करे ही नहीं मतलब, नहीं करे ही नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में कोई डाउट किसी का कुछ हो एक्सरसाइज का? देखो और कुछ डाउट है क्या? 40 नंबर क्वेश्चन तक और कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है, चलो तो अपन अभी इतने करते हैं अपन। 32 एंड 33, 32 पहले 32 प्लीज कीजिएगा, तो हो गया, हटा दो। ठीक है, 30 फिर क्या बचा? 7, 37 क्वेश्चन नंबर बचा है, 37। इन द फिगर शोन, if parallel beam of white light is incident on the plane of the slits, then the distance of the nearest white spot on the screen from O। तो आपको व्हाइट लाइट बोला है, क्वेश्चन में आ रही है, एक डायग्राम दिखाया है और बोला है व्हाइट लाइट आ रही है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, हमको जो डायग्राम दिखाया है वो बिल्कुल वाइट एसी जैसा दिख रहा है हमको। यहाँ पे 2 स्लिट्स दिखा रखी है और व्हाइट लाइट आ रही है यहाँ पे, है ना। और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस ऑफ कोर्स दी ही दे रखी है इन लोगों ने भी। ठीक है, और एक पॉइंट शो करा है जो एक स्लिट से 2d/3 डिस्टेंस पर है। तो एक स्लिट से 2d/3 की डिस्टेंस पे, एक स्लिट से 2d/3 की डिस्टेंस पे सामने स्क्रीन पे पॉइंट शो करा है ना। तो ये पॉइंट क्या सिमेट्रिकल है? नो, है ना। अब पूछ क्या रहे ये लोग आपसे, द डिस्टेंस, देन द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट व्हाइट स्पॉट, व्हाइट स्पॉट सफेद लाइट जहां पर दिखेगी व्हाइट स्पॉट, उसकी डिस्टेंस कहां पर है स्क्रीन पर? ओ से। तो ओ से कितने डिस्टेंस पे आपको व्हाइट स्पॉट दिखेगा? तो आप वो ओ तो छोड़ो, अब तो ये स्लिट्स को देख के बताओ कि अगर व्हाइट लाइट आएगी तो बताओ व्हाइट स्पॉट कहाँ दिखता है? हाँ, सेंटर वाले पॉइंट पे दिखता है ना, एकदम सेंट्रल पॉइंट पे दिखता है ना व्हाइट स्पॉट, क्या ये पता है हमको? जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वहां व्हाइट स्पॉट होता है, और सेंट्रल मैक्सिमा सिमेट्री वाली लाइन पे होता है। तो वो सिमेट्री वाली लाइन पे आपको पता है कि यहाँ व्हाइट स्पॉट बनने वाला है, पता है क्या ये? इसमें किसी को कुछ भी समस्या है इस पॉइंट में? अब आपको इस व्हाइट स्पॉट की यहाँ से डिस्टेंस बतानी है, आपसे पूछा है ओ से व्हाइट स्पॉट की मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस बतानी है। तो मुझे लगता है ये मैं आप पे छोड़ सकता हूँ, दिस इज क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है क्या, छोड़ दो आप पे आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37, वेरी गुड। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 50 तक, 51 तक? कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझको इसके अंदर। हाँ, 38, 38 एक क्वेश्चन मेरे पास आया 38। आप सबने करे है कि नहीं अभी अटेम्प्ट?
अगर नहीं करे हो तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे उसमें। नहीं करे 38 मतलब 40 के आगे नहीं करे आप लोगों ने इधर ऑनलाइन में। चलो तो 40 के आगे अगली क्लास में पूछ लेना, है ना। अभी 38 ऑफ एक डाउट बच रहा है ना, 38 बच रहा है ना, क्या आया ना कुछ तो बोलो। हाँ तो 38 डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा, थोड़ा लाउडर पढ़ो, मेरे को सुनाई दे। पढ़ो जिसका डाउट पढ़ो। हाँ हाँ। तो आपको बोला गया है कि लाइट गिर रही है, लाइट लेमडा वेवलेंथ कुछ की आ रही है, और यहाँ कोई ओ पॉइंट है, यहाँ पे मिनिमा बना है ना। तो ओ पॉइंट पे मिनिमा बनने के लिए कुछ कुछ पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, यहाँ पे लाइट आ रही है दोनों स्लिट्स पे, और दोनों स्लिट से लाइट ओ पर जब जाती है तो क्या ओ तक दोनों स्लिट से चलने तक यहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस आता है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आता, तो यहाँ तो बनना चाहिए था फिर मैक्सिमा, लेकिन वहां क्या बनवा रहे वो, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? ये यहाँ पे उन्होंने एक फिल्म फिल्म लगाई है ना, कितनी थिकनेस की लगाई है, एल थिकनेस की लगाई है, कितनी थिकनेस की लगाई है, एल थिकनेस की लगाई है। तो यहाँ थिन फिल्म लगाने से क्या होगा, यहाँ तो लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है इधर, और यहाँ थिन फिल्म में ट्रेवल कर रही है, तो इनमें क्या क्रिएट हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस। तो एक थिन फिल्म की वजह से पार्ट डिफरेंस कितना होता था, याद है क्या कुछ, म्यू माइनस वन इंटू टी होता था, है ना। अरे लेकिन इसका म्यू तो वेरिएबल है, इसका म्यू वन प्लस ए एक्स है, तो छोटी सी डिस्टेंस डीएक्स में कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ डीएक्स लगा दो, और छोटी सी डिस्टेंस में वहां जो म्यू की वैल्यू है वो लिखो वन प्लस, ये छोटा सा पार्ट डिफरेंस आएगा, इसको बोल दो डी ऑफ पाथ डिफरेंस, डी ऑफ पाथ डिफरेंस, है ना। तो छोटी सी डिस्टेंस डीएक्स में इतना पार्ट डिफरेंस आया, कितना आया, तो जीरो टू ए लेंथ, जीरो टू एल लेंथ में कितना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, और ये पार्ट डिफरेंस अब वहां तुमको मिनिमा बनवाना है, तो कम से कम पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए मिनिमा बनवाने के लिए, हो गया कुछ, आया समझ में, सभी को आया, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन में चलो बच्चे बोल रहे 35 तक करे थे, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में आप बाकी क्वेश्चन पूछिएगा, और नेक्स्ट क्लास में करके आना सब, है ना। अब सैटरडे संडे तुम्हारे को टाइम भी मिल रहा है ना, तो आराम से कर सकते हो सब बच्चे, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं अब सेमीकंडक्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते लिखिए सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, लिखिए सेमीकंडक्टर। चलो तो ऑनलाइन के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि, और ऑफलाइन के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर बहुत ध्यान से साथ साथ में पढ़ना आप, आपको मैंने पिछली क्लास में भी वार्न करा था, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, और इसमें थ्योरी अगर आप साथ में पढ़ोगे नहीं तो आप सब भूल जाओगे, आपको थोड़े दिन बाद कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। और सबको आज फिर से बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर भूल जाओगे, इसलिए आप है ना कोशिश करना जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी वो अपने पास सेफ रखना, है ना, ठीक है। जब आपकी सीबीएसई की एग्जाम होगी तो आप बोलोगे कि अरे सेमीकंडक्टर भूल गए भूल गए भूल गए। हाँ हाँ, मतलब आप, आपकी जवाबदारी है, आपको मतलब सेफ रखना है ना। ये टॉपिक ऐसा है कि बच्चे बार बाद में आके यहाँ अभी ढंग से पढ़ते नहीं है, फिर बाद और पढ़ो ढंग से तब भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये ना थ्योरी पूरा,
पूरा थ्योरी थ्योरी चलता है इसके अंदर, तो थ्योरी भूल जाते हैं जनरली बच्चे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सेफ रह के पढ़ना है, अभी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से करना है क्लास में, घर पे भी पढ़ना है अच्छे से जाकर। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में बोला भी था पढ़कर आना है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सब पढ़कर आए हैं, है ना। तो कम से कम सेमीकंडक्टर की स्पेलिंग तो आती होगी, है ना। तो चलो बताओ सेमीकंडक्टर की स्पेलिंग, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर चलो स्पेलिंग आती है, ठीक है, वेरी गुड। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, कुछ तो दिया होगा एनसीईआरटी में, कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, क्या होता है सेमीकंडक्टर का मतलब, नाम से भी समझ में आ रहा है आपको, बताओ क्या। पार्शियली कंडक्ट करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, अच्छा कंडक्टिविटी क्या होती है तो जानते सब, है ना। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था मटेरियल का रेजिस्टेंस, हम लिखते थे रो एल बाय ए, इसमें जो रो होता था इसको क्या बोलते थे, रजिस्टिविटी, है ना। इसका उल्टा जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती थी, एन ई म्यू, कंडक्टिविटी का रिलेशन आता था एन ई म्यू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये याद होना चाहिए, ये आपको लिखना नहीं कॉपी में, आपको याद होना चाहिए था, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए था। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए था कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या आता था, एन ई म्यू, ठीक है। एन क्या होता था उसमें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, म्यू क्या है, मोबिलिटी, म्यू क्या है यहाँ पर, मोबिलिटी। याद करो वो दिन जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, है ना। म्यू क्या है, इसमें मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है, लिखने पे ध्यान मत दो, समझने पे ज्यादा ध्यान दो, किताबें कॉपी खूब भरी लिख लिख के, है ना, दिमाग में कुछ नहीं बिठाते हो, ठीक है। दिमाग में होना जरूरी है, कॉपी लेके नहीं जाओगे एग्जाम में, है ना। चलो, म्यू क्या है यहाँ पर, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती थी, जब आप किसी भी कंडक्टर में आप अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो उससे ही उसमें करंट आता है ना। आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने के लिए क्या करते हो, एक बैटरी से उसके दो पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हो, है ना। जैसे यहाँ पर आपको मान लो किसी में भी करंट फ्लो कराना है, मुझ में से करंट फ्लो कराना है, ठीक है, तो क्या करोगे, बैटरी लाओगे, अपन डीसी करंट की बात कर रहे हैं, है ना, एसी नहीं, डीसी करंट की बात कर रहे हैं, डीसी। हाँ, और सिर्फ पढ़ाने, सिर्फ सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं, है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं। तो मान लो किसी में से भी अंकित में से करंट फ्लो कराना है ना, नाम बदलने में क्या जा रहा है ना, अंकित में से करंट फ्लो कराना है। तो क्लासरूम में एक बच्चा बैठा है अंकित, उसमें से मान लो आपको करंट फ्लो कराना है, तो आप बैटरी लाओगे, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल होगा, वहां पे वायर जोड़ोगे, और वो वायर के दूसरे एंड ले जाके अंकित के मान लो सर और पैर के बीच में कराना है, तो सर पे एक वायर लगाओगे, दूसरा पैरों पे लगाओगे, और देखोगे करंट फ्लो हो रहा है कि, है ना। इससे होता क्या है, आप बैटरी जब कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, है ना। किसी भी सब्सटेंस के दो पॉइंट के बीच में जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से होता है क्या, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर जो पार्टिकल जिन पे चार्ज है और जो फ्री टू फ्लो है वो फ्लो करते हैं। ऐसे पार्टिकल जिन पे चार्ज होता है, जो फ्री टू फ्लो होते हैं, उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। और चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है। नॉर्मली कंडक्टर्स में चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से आपको करंट दिखता है। और उन इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना था पर यूनिट वॉल्यूम, ये वो है। उन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ये वो है। और ये टर्म जो है मोबिलिटी, ये होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिट लगाने से वो किस स्पीड से फ्लो करते हैं, वो ड्रिफ्ट स्पीड से फ्लो करते, पढ़ा है ना। अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेलरेट नहीं होते, वो एक कांस्टेंट स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड से चलने लगते हैं, एक एवरेज स्पीड से वो बढ़ने लगते हैं। दैट एवरेज स्पीड क्या कहलाती थी उनकी, ड्रिफ्ट स्पीड। मैग्नेट, ये वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, स्पीड ज्यादा बेटर वर्ड होगा। वेलोसिटी से तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक्चुअली ये एवरेज ऑफ वेलोसिटी होता है ना।
ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड बोलना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, और ये ड्रिफ्ट स्पीड किस पे डिपेंड करती थी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई आपने, टेम्परेचर वेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाओ तो ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा भी आ सकती है। तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही होता था मोबिलिटी। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड, कम इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते थे मोबिलिटी। ठीक है, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, आप ऐसे देख रहे हो, बहुत दिन होगा तुमको। ठीक है, सब तुम्हारे मॉड्यूल में है। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलो, तो एक्चुअली थोड़ा तरीका अलग हो सकता है पढ़ाने का, है ना, मतलब ये मैं भी सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई थी वो सब कंफाइन करके एक साथ बता रहा हूँ, तो थोड़ी डिफरेंट फील होगी आपको, है ना, समझाने के तरीके में डिफरेंट है। तो ये जो मोबिलिटी होती थी आप जानते हो क्या है, तो करंट फ्लो किसी मटेरियल से करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए थे, चार्ज कैरियर। जब कोई पार्टिकल है जिसपे चार्ज है और जो फ्री टू फ्लो है, जब वो होगा तो करंट फ्लो हो पाएगा। मान लो अंदर कोई ऐसा पार्टिकल ही नहीं है जिसपे चार्ज है, तो किसी भी पार्टिकल में फोर्स नहीं लगेगा। या अगर पार्टिकल है जिन पे चार्ज है लेकिन वो फ्री टू फ्लो नहीं है, उनको पकड़ के रखा है सबने, तो भी करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो कंडक्टर्स में करंट क्यों होता है अपन ने समझा, और कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, इसी का उल्टा रेजिस्टिविटी होता है, इससे रेजिस्टेंस से रिलेशन होता है, ये सब आप जानते हो। अब सेमीकंडक्टर कहाँ पिक्चर में आते हैं, तो सेमीकंडक्टर कुछ अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल है। हमने नॉर्मली पढ़ा है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओ तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी कम होती है। पर ये ऐसे मटेरियल से जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, करंट ज्यादा फ्लो करने लगता है, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, कंपेयर टू कंडक्टर्स इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो एक कुछ बीच की क्लास है, कुछ मटेरियल्स तो ऐसे दिखते हैं जिसके अंदर कंडक्टिविटी होती नहीं है, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ तो करंट होता है नहीं, जैसे लकड़ी, वुड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। वुड के दो पॉइंट के बीच में एयर, एयर भी अच्छा एग्जांपल है। वायर हवा में पकड़ के रखो, हवा में करंट नहीं होता। हाँ, जिनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो जैसी है, बहुत ही कम कंडक्टिविटी है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। और जिनकी अच्छी खासी कंडक्टिविटी उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। और कंडक्टिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, तो कुछ मटेरियल की बीच में भी कंडक्टिविटी होती है, थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें एक पिक्यूलर सी प्रॉपर्टी भी है, क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो इस क्लास ऑफ मटेरियल को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या है, क्लास या टाइप ऑफ मटेरियल है ना। हमारे आसपास बहुत सारे तरह के मटेरियल है, तो उसकी एक एक मटेरियल की टाइप क्या है, सेमीकंडक्टर। क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, हीट करने पर रेजिस्टेंस कम होता है, और कंडक्टिविटी इनकी मेटल से बहुत कम होती है, पर इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होती है ना, थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करते हैं। बात समझ में आई, तो होते क्या सेमीकंडक्टर, समझ में आया। तो यही सब एनसीईआरटी में लिखा है, आपने अगर पढ़ा हो तो। एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि इनकी कंडक्टिविटी का रेंज या रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है ना, कोई पढ़कर आया, इनकी रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होती है, बताओ ऑनलाइन में कोई बता पा रहा हो तो। रेंज ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। चलो, तो मैं आपसे मेहनत कराऊंगा, अब एनसीईआरटी में से ढूंढ के लिखना, मैं नहीं लिखा रहा। ठीक है ना, ढूंढ के लिख लेना, ढूंढ के लिख लेना घर पे, अभी मैं नहीं लिखा रहा, है ना। चलो लिखो कॉपी में, हेडिंग सेमीकंडक्टर, लिख सकते हो सेमीकंडक्टर क्या होते, क्या होते, क्या समझ में आया, सेमीकंडक्टर क्या होते, एक क्लास ऑफ मटेरियल है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, और उनकी कंडक्टिविटी मेटल्स की और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। लिख लो, लिखो, सब बच्चे लिखे खुद से, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स लिखिए। इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ये आपको खुद से लिखना है ना। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर है कि नहीं,
तो आप ये प्रॉपर्टीज चेक करोगे, है ना, आप चेक करोगे, आप प्रॉपर्टीज जब ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर है या नहीं, है ना। अब ये काम होता है लेबोरेटरीज में। तो लैब्स में लोगों ने बहुत सारा चेकिंग वगैरह करी और हमें बताया कि ये मटेरियल सेमीकंडक्टर है और ये नहीं है। हमको कंडक्टिविटीज देखकर समझ में आ गया कौन सेमीकंडक्टर है कौन नहीं है ना। तो सेमीकंडक्टर जब हमने ऑब्जर्व करा तो कई सारे टाइप के मटेरियल जो सेमीकंडक्टर मिले। कुछ एलिमेंट्स थे जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। हमें ऐसे दो एलिमेंट मिले जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी प्योर एलिमेंटल फॉर्म में शो करते हैं। वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्योर एलिमेंट सेमीकंडक्टर, ठीक है। हमें ऐसे कंपाउंड भी मिले जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते थे, है ना। बहुत सारे आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे SiC, GaP, GaN, GaIN, AsP। ये सब है ना अलग अलग तरह के क्रिस्टल से। जैसे SiC में सिलिकॉन और कार्बन को मिक्स कराया अपन ने, GaP में अपन ने गैलियम होता है ना, गैलियम और फास्फोरस को मिक्स करा, गैलियम नाइट्रोजन को मिक्स करा, है ना, गैलियम इंडियम आर्सेनिक फास्फोरस इनको मिक्स करा। तो ऐसे हमें कई सारे क्रिस्टल्स मिले जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते थे। कई सारे मटेरियल्स हमको मिले जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते थे, है ना। हमने मटेरियल्स को अलग अलग अमाउंट में मिक्स करके भी देखा और देखा प्रॉपर्टी क्या है। तो हमें पता चला कि बहुत सारे मटेरियल में सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी होती है। कुछ तो एलिमेंट फॉर्म में सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनको बोलते हैं हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये आपको लिखना है, साथ साथ में बोलूंगा नहीं कि लिखना है, ठीक है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मॉड्यूल में लिख के सब दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है ना। तो वहाँ पढ़ा हुआ है, आप उससे मेन चीजें दिमाग में होना चाहिए, कॉपियां भरने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट फॉर्म में सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं। दो एग्जांपल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है, सिलिकॉन का कंपाउंड है GaP, GaN, ठीक है। कई सारे मटेरियल मिल चुके हैं हमको अभी तक जिनमें सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी होती है ना। इवन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिले जिनमें सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी होती है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होते, आपने देख कर आए होते तो आपको लिखा हुआ दिखता वहां पे, शुरू में ही लिखा है, पहले पेज पे लिखा हुआ है ना। तो कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो आपको उसमें से कॉपी करके लिखना है, ठीक है। मैं नहीं लिखा रहा, अब आपके लिए होमवर्क है, क्लियर। चलो, तो अभी तक हमने ये समझा कि हमारे आसपास कई तरह तरह के मटेरियल है जिसमें सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी होती है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है ये थोड़ा समझा। अब ये क्यों होता है, व्हाई दे आर बिहेव लाइक दिस, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज है, ये समझने की कोशिश करते हैं अपन। तो ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एनर्जी बैंड थ्योरी। क्या समझना पड़ेगा? एनर्जी बैंड थ्योरी। तो आप लिख सकते हो हेडिंग एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। अब ये एनर्जी बैंड थ्योरी ना थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कुछ सीखा होगा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। तो आप मुझे बता सकते हो कि सिलिकॉन, अगर अकेला सिलिकॉन का एटम में लूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक, सिलिकॉन जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, तो कोई भी एटम लेके पूछ सकता था आपसे। अब सिलिकॉन क्यों? क्योंकि यार सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन की प्रॉपर्टी ज्यादा पड़ते हैं, तो उसी का एग्जांपल की ज्यादा बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा, बोलो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये भी होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज का ऑर्डर क्या है ना। आपको दो इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे जिनकी एनर्जीज 1s ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग है। आपको दो इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल रहे हैं जिनकी एनर्जी 2s ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग है। आपको 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल रहे हैं जिनकी एनर्जी 2p ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग है ना। अच्छा, इन ऑर्बिटल में 3p, ये एनर्जी के ऑर्डर में होता है ना। ये आप प्रिंसिपल ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना आपने, ये सब एनर्जी के ऑर्डर में अपन बताते हैं, है ना।
तो मैं एनर्जी की बात करूं अगर, और इन इलेक्ट्रॉन से पूछूं कि बता इलेक्ट्रॉन तेरी एनर्जी क्या है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो 3p में है वो बताएंगे कि मेरी एनर्जी थोड़ी इससे ज्यादा है ना, 3s की उससे थोड़ी कम रही होगी, 2p की और कम रही होगी। तो आपको 3p के एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, 3p के एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, तो आपको 3s की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, तो आपको 2p 2s इनके करस्पॉन्डिंग भी जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आप देख सकते हो कितने मिलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। आपने एक सिलिकॉन एटम को पकड़ा, उसके हर इलेक्ट्रॉन से पूछा बता तेरी एनर्जी क्या है, तो आपको इस एनर्जी के दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, इस एनर्जी के दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है और नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी कम हो रही है, ऐसे कुछ होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सही लगता है ना। ठीक है, हाँ। चलो, तो हमें एक सिलिकॉन एटम में इस एनर्जी के दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। ये बात तब तक सही थी जब वो सिलिकॉन एटम अकेला है, ये बात तब तक सही थी जब वो सिलिकॉन एटम अकेला है। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आपने एमओटी पढ़ी है, एमओटी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने शायद ये पढ़ा होगा कि जब एच एच मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं या एन एन मिलके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, अब नए ऑर्बिटल क्रिएट हो जाते हैं। जैसे वन एस ऑर्बिटल मिलके दो नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, टू पी मिलके दो नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, एक की एनर्जी थोड़ी कम एक की थोड़ी ज्यादा। तो ये ऐसा क्यों पढ़ा था आपने, ऐसा क्यों बताया गया आपको, इसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया, ऐसा क्यों होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप होते हैं, उससे क्या होता है, नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों, नए ऑर्बिटल क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। ये ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी है। तो दो दो एटम जब मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी की जगह चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ है ना। ऐसा क्यों। हाँ हाँ। हाँ, तो शायद ऐसा कुछ बताया होगा कि जब दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एक्चुअली अब इलेक्ट्रॉन से ना एक सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में थोड़ी है, दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। जैसे मान लो कि अपन बात कर रहे हैं N2 की, नाइट्रोजन टू N2 के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो N2 मॉलिक्यूल में क्या होगा कि दो दो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पास में है और दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में सारे इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वो थोड़ी होना चाहिए जो अकेले नाइट्रोजन एटम में होती है, अब तो नई तरह की एनर्जीज होगी, नई तरह की एनर्जीज मतलब नए तरह के ऑर्बिटल्स, इजंट इट। ऐसा ऐसा समझ सकते हैं क्या एमओटी को, है ना, कि भाई दो मॉलिक्यूल मिल गए तो दो न्यूक्लियस पास में है, तो इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, दैट्स व्हाई उनकी एनर्जी का चेंज हो गया है। और दो एटम जब मिलते थे तो वन एस माइनस मिलके दो नए ऑर्बिटल बनाते थे, टू एस मिलके दो नए ऑर्बिटल बनाते, मतलब जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, कुछ की एनर्जी ज्यादा कुछ की कम, दो मिले एक की ज्यादा एक की कम, मतलब आधों की ज्यादा आधों की कम, है ना। अब बात करते हैं चलो किसी क्रिस्टल की, जैसे सिलिकॉन का मैंने एक क्रिस्टल उठाया, सिलिकॉन का मैं एक ब्लॉक लेके आया, मैं गया बाजार में और सिलिकॉन का एक छोटा सा क्यूब लेके आया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलिकॉन का 1 सेंटीमीटर का क्यूब अगर लाओगे ना तो उसमें 10 टू पावर 22 से 23 एटम्स करीब होते हैं। कितने एटम होते हैं करीब, 10 पावर 23 एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। वो छोटा सा एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब लाओ, है ना, 1 सेंटीमीटर वो छोटा साइज होता है, इतना सा क्यूब लाओ तो इतने सारे एटम पास में। तो मॉलिक्यूल जो बनता है, दो एटम पास में आते तो ऑर्बिटल मिक्स होते, तो जब ये क्रिस्टल बना होगा तब कुछ नहीं हुआ होगा, है ना, तब तो बहुत सारे एटम पास पास आ गए। सही बात है कि नहीं। सभी बच्चे बताओ, ऑनलाइन में बताओ, समझ में आ रहा है। जब बहुत सारे एटम क्लोज आएंगे और मिलकर एक क्रिस्टल बनाएंगे तो वहां पर भी तो वैसे ही कुछ होना चाहिए ना, जैसा एमओटी में अपन ने पढ़ा है, मॉलिक्यूल बनते समय जब ऑर्बिटल मिक्स होके नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो एक क्रिस्टल बनते समय भी तो ऑर्बिटल मिक्स होके नए ऑर्बिटल बनाएंगे ना, इजंट इट, है ना। थोड़ा सा फर्क होता है मॉलिक्यूल और क्रिस्टल में, मॉलिक्यूल्स बनने में जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत क्लोज आ जाते हैं, और
जब क्रिस्टल बनता है तो एटम्स उतने क्लोज नहीं आ रहे, न्यूक्लियस उतने क्लोज नहीं आ रहे, इतने जरूर क्लोज आते हैं कि आखिरी ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, अंदर के ऑर्बिटल मिक्स नहीं होंगे। तो एटम्स के आखिरी के ऑर्बिटल में मिक्सिंग हो गई, लेकिन इनर ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं हुई। किसी क्रिस्टल में एटम्स इतने क्लोज तो होते हैं कि आखिरी आखिरी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होने लगती है, पर इनर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं हुई। ये बात समझ में आई? तो किसी क्रिस्टल में, जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल को देखो अगर उठा के, तो सिलिकॉन क्रिस्टल में एक अकेले सिलिकॉन एटम में जो इलेक्ट्रॉन का स्प्रेडिंग थी एनर्जीज में, वो नहीं रहेगी, बदल जाएगी। जब सिलिकॉन का क्रिस्टल देखोगे तो उसमें 3p 3s, ये जो एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन थे वो अपने एनर्जी लेवल में नहीं रहेंगे, एनर्जी लेवल ही बदल जाएंगे, नए एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएंगे। एमओटी में ये तो होता है, एनर्जी लेवल मिक्स होके नए एनर्जी लेवल बनाते, यहाँ पर भी एनर्जी लेवल मिक्स होके नए एनर्जी लेवल क्रिएट करेंगे। जैसे जैसे हम एक काम करते हैं, इस एक्सिस पे हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन देखते हैं। क्या देख रहे हैं? इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इंटर एटॉमिक सेपरेशन का मतलब क्या? एटम्स के बीच की डिस्टेंस। तो जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत बड़ी होगी तो हर एटम अपना अपना अलग अलग एटम है, हर एटम का अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन एटम्स को धीरे 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 क्लोज लाओ तो उनके ऑर्बिटल में मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे एटम पास में आएंगे हम इधर शिफ्ट होते जाएंगे, और जैसे जैसे हम इधर शिफ्ट होंगे ऑर्बिटल मिक्स होंगे। ऑर्बिटल मिक्स होंगे मतलब एनर्जी लेवल मिक्स होंगे। तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने नए ऑर्बिटल बनेंगे, उतने नई एनर्जी लेवल बनेंगे, कुछ की एनर्जी ज्यादा कुछ की कम। तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स के पॉसिबल एनर्जी की स्टेट्स थी ना, वो जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो इस तरह से हमको वेरी करते दिखती है। 3s, ये 3s और 3p, जितने एटम हम पास में ला रहे हैं, मान लीजिए हम n एटम्स को इकट्ठा करके पास में ला रहे हैं। कितने एटम्स पास में ला रहे हैं? n इज अ वेरी लार्ज नंबर। हम सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे एटम्स हमने इकट्ठा करे, और सबको इकट्ठा करके क्रिस्टल में बहुत दूर से वो एटम धीरे 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 एक दूसरे के क्लोज ला रहे हैं। When the atoms are coming close, so their orbitals will be interacting, due to which energy of the orbitals will get mixed up and new orbitals will be created. जैसे दो 1s मिलके दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं ना, एमओटी में पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। कितने एटम है? n एटम। हर एटम के अंदर एक 3p एनर्जी लेवल था। ठीक है, कितने एटम पास में ला रहे हैं? n। तो n 3p एनर्जी लेवल से वो मिक्सअप होंगे, तो n ही नए एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे ना। इसको अलग तरह से बात करता हूं मैं। हर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह होती ना, n एटम है आपके पास, तो टोटल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 6n। n एटम इकट्ठा कर रहे हो, हर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो 6n इलेक्ट्रॉन को रखने की यहाँ स्पेस है तुम्हारे पास। इस एनर्जी में तुम 6n इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इस एनर्जी में कितने रख सकते हो? 2n इलेक्ट्रॉन की स्पेस है, 2n इलेक्ट्रॉन स्टेट्स, और यहाँ पर 6n इलेक्ट्रॉन स्टेट्स। ठीक है, आपने एमओटी पढ़ा है, जित 1s मिलके दो ही नई स्टेट क्रिएट करती ना, तो यहाँ कितनी स्टेट मिल रही, उतनी ही नई स्टेट क्रिएट होगी। 6n एनर्जी की स्टेट्स मिक्स होके यहाँ पर 6n एनर्जी की स्टेट्स बनाएगी। यहाँ कितनी एनर्जी स्टेट दिखेगी? अब वो बहुत क्लोज है तो हमको बैंड जैसा दिखेगा, बहुत सारी एनर्जी की स्टेट्स है यहाँ पर मिक्सअप का, हमको क्या दिखेगा? एक रेंज ऑफ एनर्जी दिखेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। वैसे यहाँ पर 2n एनर्जी स्टेट्स है, वो मिक्स हो गई। अब इनमें कुछ एनर्जी स्टेट्स ऊपर जा रही थी, कुछ नीचे आ रही थी, कुछ एनर्जी स्टेट्स हाई एनर्जी पे जा रही थी, कुछ कम पे आ रही थी, ऊपर भी हाई और कम पे, हाई पे जा रही है, लो पे आ रही है, तो इन सब में मिक्सिंग हो गई। तो यहाँ मिक्सिंग होकर टोटल कितनी एनर्जी की स्टेट्स बन गई? 6n। 6 और 2 8n हो जाएगा, सॉरी 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 8n एनर्जी स्टेट्स हो जाएगी। ये समझ में आया है ना? क्या हो रहा है फिर से बताता हूँ मैं एक बार, शांति से सुनिए। वी आर गेटिंग n सिलिकॉन एटम्स स्लोली क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर। n सिलिकॉन एटम है हमारे पास जिनको धीरे धीरे एक दूसरे के पास में ला रहे हैं। व्हेन द एटम्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एवरी एटम इज आइडेंटिकल। जब वो एक दूसरे से बहुत दूर है, हर एटम एक जैसा है, हर एटम का अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हर एटम से पूछेंगे तो उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 3p एनर्जी लेवल में है, 2 3s एनर्जी लेवल में। हर एटम अकेला अकेला अलग अलग है, लेकिन जब एटम्स को क्लोज लाएंगे तो इनमें क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। ड्यू टू इंटरेक्शन अब इनके ऑर्बिटल की एनर्जी मिक्सअप होने लगेगी। और जैसा एमओटी में होता है,
एनर्जी लेवल जब मिक्स होते हैं तो उतने ही नए एनर्जी लेवल बनते हैं। यहाँ बहुत सारे एटम मिक्स हो रहे हैं तो बहुत सारे नए एनर्जी लेवल बनेंगे। हमारे पास एन एटम्स हम इकट्ठा कर रहे थे, तो एन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, हर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह थी। एन एटम है तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन को भरने की यहाँ स्पेस है। यहाँ इस एनर्जी में 16 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब 16 ही नए एनर्जी स्टेट्स क्रिएट होगी, कुछ की एनर्जी ज्यादा कुछ की कम। पाउली प्रिंसिपल क्या बोलता है, सेम एनर्जी लेवल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, दो नहीं रह सकते, है ना। चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकती, ये होता है ना। तो आप जब दो एटम को पास में लाते हो तो 1s सेम एनर्जी लेवल हो जाएगा, मिक्स होकर नए एनर्जी लेवल बनते हैं, कुछ की ज्यादा कुछ की कम होती है। तो यहाँ पर भी जितने एनर्जी लेवल मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे, कुछ की एनर्जी ज्यादा कुछ की कम। समझे, 16 एनर्जी स्टेट्स आपस में मिक्स हो रही है और 16 एनर्जी स्टेट्स ही क्रिएट कर रही है, कुछ की एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा कुछ की कम। एग्जैक्टली हाफ की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हाफ की एनर्जी कम, है ना। इस 6n एनर्जी स्टेट्स में से 3n एनर्जी स्टेट्स ऊपर क्रिएट हो गई, 3n एनर्जी स्टेट्स नीचे क्रिएट हो गई और सब अलग अलग एनर्जी स्टेट्स क्रिएट हुई। तो आपको एक छोटी सी एनर्जी की रेंज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को भरने की स्पेस दिख रही है, इसलिए आपको एक एनर्जी का बैंड दिखने लगता है। एक रेंज ऑफ एनर्जी दिख सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस एनर्जी के रेंज को बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्लियर। ऐसे ही नीचे भी 2n इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह थी आपके पास यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे, लेकिन जब एटम क्लोज आने लगे तो ये ऑर्बिटल में एनर्जी का मिक्सअप होने स्टार्ट हो गया। ऑर्बिटल में एनर्जी का मिक्सअप हो गया, नए एनर्जी लेवल क्रिएट हुए। एन एनर्जी लेवल ऊपर हायर एनर्जी पे चले गए, एन नीचे आ गए, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी का 2n एनर्जी का बैंड बन गया। थोड़ा और पास में लाए एटम को, धीरे धीरे एटम यहाँ पे पास में आते जा रहे हैं तो इनमें भी आपस में मिक्सिंग हो गई, टोटल 8n एनर्जी स्टेट्स क्रिएट हो गई। ठीक है। अब और एटम्स को पास में लेके आओ, एटम्स को और क्लोज लेके आओ। जब एटम्स को और क्लोज करते हैं तो यहाँ 6n में से 3n एनर्जी नीचे जा रही थी, यहाँ 2n में से n नीचे जा रहे थे। यहाँ के 3n और यहाँ के n स्टेट्स मिलकर 4n एनर्जी स्टेट्स सेपरेट हो जाती है ऊपर की 4n एनर्जी स्टेट्स से। इस 8n में फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है 4n और 4n में। 4n एनर्जी स्टेट्स और 4n एनर्जी स्टेट्स की इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है, समझे। अब ये वो सेपरेशन आ गई है, इसमें एक्चुअली सिलिकॉन में एटम्स रहते हैं। तो फाइनली सिलिकॉन एटम्स का जब क्रिस्टल देखोगे आप, ये सिलिकॉन एटम में इक्विलिब्रियम सेपरेशन है बिटवीन एटम्स। ठीक है। सिलिकॉन क्रिस्टल को उठा के देखोगे तो उसके एटम्स की जो सेपरेशन है ना, उस सेपरेशन पे जाके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को भरने की जो हमको एक हर एटम में एक ही एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन रह सकता था जब वो इंडिविजुअल अकेले अकेले एटम थे। लेकिन जब वो क्रिस्टल में आ गए तो हर सिलिकॉन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी अब सेम नहीं हो सकती, समझे। अब सिलिकॉन के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन के। उन चारों, हर सिलिकॉन एटम के 4 4 इलेक्ट्रॉन से पूछोगे कि आप आपकी एनर्जीज क्या है, तो जो वो अकेले अकेले सिलिकॉन एटम दूर दूर थे तब सबकी एनर्जी सेम स्टेट में थी, लेकिन अब सेम नहीं होगी। तुम्हारे क्रिस्टल के अंदर हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, उन सबकी एनर्जीज अलग अलग है। आपको उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज का एक रेंज दिखेगी, एक बैंड दिखेगा जिसमें उनकी एनर्जी है। समझ में आया। चलो, तो ये जो पूरी थ्योरी है इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। तो फाइनली होता क्या है, फाइनली तुम्हारे सिलिकॉन क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी एक फिक्स एनर्जी की स्टेट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेंज में लाया करते हैं, है ना। आपने लिया एक सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसमें बहुत सारे सिलिकॉन एटम से, बहुत सारे सिलिकॉन एटम से, हर सिलिकॉन एटम के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते, है ना। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 4। तो हर सिलिकॉन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल n एटम अगर इकट्ठा करे तो 4n इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4n। और 4n इलेक्ट्रॉन को भरने की जगह यहाँ है ना, 4n एनर्जी स्टेट यहाँ है। तो ये एनर्जी बैंड अबव प्रिंसिपल से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, फिर वहां फिल करोगे, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो गए और वहां खाली रह गई। ठीक है। अब सिलिकॉन के पास जो आखिरी शेल के 4 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैं उनको यहाँ शो करूँ अगर,
चार चार इलेक्ट्रॉन हर सिलिकॉन एटम के आखिरी शेल में थे, उनको यहाँ शो करूँ और इन सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पूछूं कि क्या एनर्जीज है, तो इन सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ना इस रेंज में लाई कर रही है, इस रेंज में लाई कर रही है। बात समझ में आई? इस रेंज में लाई कर रही है, और ये जो रेंज ऑफ एनर्जी है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रेंज बन रही है, एनर्जी बैंड बन रहा है, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड इज द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल। किसकी एनर्जी की रेंज है? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज। आपने हर ये क्रिस्टल था, क्रिस्टल के हर सिलिकॉन एटम के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जीज पूछी क्या है, और उनकी एनर्जीज देखी तो इस रेंज में लाई कर रही है। जिस रेंज में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाई करती है उस रेंज को क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। ठीक है, अच्छा इससे ऊपर एक और रेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, इससे ऊपर एक और रेंज है इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर आप एनर्जी सप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन अब जिस रेंज में जा सकता है उस रेंज को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। अच्छा इस रेंज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक रेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर सकता, दिख रहा है? तो ये जो एनर्जी रेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता इसको बोलते हैं बैंड गैप। क्या बोलते हैं? बैंड गैप, या इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG। चलो अब एक बार शॉर्ट में समझते क्या हुआ है ना। ध्यान से सब बच्चों का फिर से ध्यान, यहाँ पे ऑनलाइन के बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज ध्यान दीजिएगा सब। ठीक है, बहुत थ्योरी है ना, थोड़ा थक जाते हैं, मैं भी बोलते बोलते बहुत थक गया हूँ, आप भी सुनते सुनते थक गए होंगे। ठीक है, तो 5 मिनट शांति से फिर से एक एक चीज सुनते हैं, है ना। हमने क्या समझा कि जब अकेला अकेला एटम होता है तो अकेले एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका मतलब क्या होता था? उसका मतलब ये होता था कि दो इलेक्ट्रॉन आपको इस एनर्जी के दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के, दो इस एनर्जी के, ये मतलब होता था, है ना। और जैसे जैसे हम इधर जाते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी बढ़ती थी। तो हमने वो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी बनाया था कि अकेले अकेले सिलिकॉन एटम, बहुत सारे सिलिकॉन एटम लिए, हर हर सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से पूछा उनकी एनर्जीज क्या है, तो आपको इस एनर्जी पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, इस एनर्जी के 2, इस एनर्जी के 6, इस एनर्जी के 2, उस एनर्जी के 2, है ना। हर सिलिकॉन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? तो 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की स्पेस होती है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की स्पेस होती है, मतलब इस एनर्जी स्टेट पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस एनर्जी स्टेट पे 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर है ना। ये तब की बात कर रहे थे अपन जब सिलिकॉन एटम बहुत दूर दूर है। ठीक है, हमने सारे सिलिकॉन एटम को इकट्ठा करा और एक क्रिस्टल क्रिएट करा। क्या करा हमने? क्रिस्टल क्रिएट करा। जब हम क्रिस्टल क्रिएट करते हैं तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज होती है वो नहीं रहती है जो एटम्स की रहती है। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज इन अ क्रिस्टल there are a lot of number of atoms, there are a lot of atoms very close to each other. तो एवरी सिलिकॉन्स आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स से, हर सिलिकॉन के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लास्ट शेल ऑफ एवरी सिलिकॉन एटम नाउ एक्सपीरियंसेस फोर्स और आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर सिलिकॉन एटम्स नियर बाय। जितने भी आसपास के सिलिकॉन एटम्स के एटम्स है ना, उन सब की वजह से इन पे इन्फ्लुएंस फील होता है, और इन सब इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज अब वो नहीं रहती जो अकेले अकेले सिलिकॉन एटम में थी। बात समझ आ गई? यू कैन रिलेट दिस थिंग विथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकेले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक, अकेले नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स बदल जाते हैं। पढ़ा है ना आपने, एमओटी में यही तो पढ़ा है कि जब दो नाइट्रोजन के एटम मिलकर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं तो नाइट्रोजन एटम के ऑर्बिटल मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं। बिल्कुल उसी लाइन पर हम बोल सकते हैं जब एक क्रिस्टल क्रिएट होता है तो ऑर्बिटल मिक्स होके नए एनर्जी की स्टेट्स क्रिएट करते हैं, है ना। अगर हम बहुत सारे एटम्स, एन एटम्स को इकट्ठा कर रहे हैं तो एन इलेक्ट्रॉन को फिल करने की यहाँ स्पेस थी, हर एक में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। एन 3p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एन 3p ऑर्बिटल को आप मिक्स कर रहे हो, हर 3p ऑर्बिटल में आप 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, एंड देयर वर एन सिलिकॉन एटम्स जिनको आप मिक्स कर रहे थे। तो देयर वर 6 एनर्जी स्टेट्स जो आपस में मिक्स होगी,
तो 6n ही नई एनर्जी स्टेट्स क्रिएट होगी। जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब आप दो ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं तो दो ही नए ऑर्बिटल बनते ना, समझ में आ रही बात। तो आपने 6n एनर्जी स्टेट्स मिक्स करी तो 6n नई एनर्जी स्टेट क्रिएट हुई, है ना। यहाँ 6n और यहाँ 2n, ये 2n और 6n जैसे से इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम करते हैं वो आपस में मिक्स हो जाती है। 8n एनर्जी स्टेट यहाँ क्रिएट हो गई। यहाँ पर भी 8n एनर्जी स्टेट थी, यहाँ पर भी 8n ही एनर्जी स्टेट है। फर्क क्या है, इनमें से कुछ एनर्जी स्टेट्स लो एनर्जीज की हो गई है पहले से, और कुछ एनर्जी स्टेट्स हाई एनर्जी की होगी। क्लियर। इन 8n में भी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है 4n 4n की, है ना। सिलिकॉन एटम के आप क्रिस्टल में देखोगे आप, तो क्रिस्टल में इस रेंज में आपको 4n इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, इस रेंज में आपको 4n इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। अभी सिर्फ आखिरी शेल की बात चल रही है ना। अब हर सिलिकॉन एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने एटम को इकट्ठा कर रहे, n। तो आखिरी शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4n। और 4n इलेक्ट्रॉन को पहले लो एनर्जी लेवल में फिल करोगे ना, तो लो एनर्जी लेवल मतलब इस एनर्जी बैंड में फिल करोगे। This energy band, which is completely filled by the valence shell electron, is called valence band, है ना। इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन एटम्स आपस में मिक्स होके एनर्जी के बैंड क्रिएट कर देते हैं। अकेले अकेले एटम में एनर्जी लेवल होता था जहां इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, पर क्रिस्टल में एनर्जी के बैंड्स क्रिएट होते हैं, है ना। तो एनर्जी बैंड थ्योरी का मतलब समझ में आ रहा है ना। व्हेन यू ऑब्जर्व अ क्रिस्टल, क्रिस्टल में एनर्जीज के बैंड क्रिएट हो जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई, है ना। एक सिंगल एटम और एक क्रिस्टल, सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल्स में फिल करते हैं, एक एटम में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बैंड्स में फिल करते हैं। ठीक है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सिलिकॉन क्रिस्टल के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमारे पास दो एनर्जी बैंड अवेलेबल है। सिलिकॉन एटम्स के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हमारे पास दो एनर्जी बैंड अवेलेबल है। दिस एनर्जी बैंड कैन हैव 4n इलेक्ट्रॉन्स, दिस एनर्जी बैंड कैन हैव 4n इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन हमको भरना थे, n एटम थे, हर एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के थे, 4n। तो 4n इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, अबव प्रिंसिपल से पहले लोअर एनर्जी बैंड में फिल करोगे। अगर अगर इलेक्ट्रॉन बचते तो ऊपर फिल करते, लेकिन हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन ही है और 4n इलेक्ट्रॉन को भरने की यहाँ जगह है, तो ये एनर्जी बैंड पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन भी रख नहीं सकते हो और है भी नहीं, है ना। आपके पास ना तो इलेक्ट्रॉन रखने की और जगह है यहाँ पर, और जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही पूरे फिल कर दिए। तो दिस एनर्जी रेंज और बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस बैंड इज गिवन एज वैलेंस बैंड। कुछ रीजंस की वजह से हमें पता चलेगा आगे कि कंडक्शन में ये एनर्जी का रेंज हेल्प करती है, तो इसलिए इसको नाम दिया कंडक्शन बैंड। और आपको एक ऐसी एनर्जी रेंज दिख रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, इस एनर्जी रेंज को क्या नाम दिया, बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। चलो, सो दिस वाज बैंड थ्योरी। ठीक है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स के भरने के लिए एनर्जी बैंड्स होते हैं। क्लियर, कुछ समझ में आया। हाँ, आपका बहुत से डाउट पेंडिंग है। हाँ, अबव प्रिंसिपल से पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल करोगे, एक्साइट होकर जा सकते हैं ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, यहाँ पर तो इस रेंज में होती नहीं ना। आप तो या तो क्रिस्टल बना लेते हो सिलिकॉन एटम्स को इकट्ठा करके, या तो वो अकेले अकेले होते। हाँ, ये ट्रांजिशन है। एक्चुअली इस रेंज में आप प्रैक्टिकली कभी होते ही नहीं हो। या तो आप सिलिकॉन को इकट्ठा करके क्रिस्टल बना लोगे, तो क्रिस्टल में आपको यही सिचुएशन दिखेगी, है ना। जब एटम्स के बीच में उस इस रेंज ये वाली डिस्टेंस हो, ऐसी रेंज में आप कभी होते ही नहीं हो प्रैक्टिकली। तो ये तो थ्योरेटिकली अपन ने बात करी थी, तो प्रैक्टिकली आप तो यहाँ तो यहाँ होते हो या फिर यहाँ होते हो। ठीक है, चलो क्लियर। और किसी को कोई डाउट। आज जो भी पढ़ा वो सब याद होना चाहिए। सेमीकंडक्टर की ये बहुत जरूरी बात है कि हर अगले दिन पुराने दिन की सारी चीजें याद होना चाहिए। तो जाओ घर पे अच्छे से एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ो, 4-5 बार पढ़ो, 6-7 बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए, याद नहीं हो जाए, जब तक पढ़ो। एक एक चीज याद करना है।
अगली क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, जो अपन एक क्लास में पढ़ते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पूरा यूज होगा। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।